बड़े पोषक तत्वों के साथ बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी में जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, के, ये सभी विटामिन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी विटामिन का अपना अपना रोल है हमारी बॉडी में। हर एक विटामिन इंपॉर्टेंट है, हर एक विटामिन का अलग काम है। बिल्कुल उसी तरीके से गामा ओरिजिनॉल भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका अपना काम है, इसका अपना रोल है। इसी मद्देनजर रखते हुए ये रिसर्च की गई और ये फैक्ट आपके सामने रखा गया कि वाकई में गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय को इसका सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की चर्चा को मैं 8 तथ्यों से सिद्ध करूंगी, एक एक करके 8 तथ्य आपके सामने मैं रखूंगी और उन 8 तथ्यों से को जैसे जैसे आप समझने लगेंगे आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में गामा ओरिजिनॉल हर एक व्यक्ति को खाना चाहिए। चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए झट से पहले तथ्य पर पहुंचती हूँ, पहला शुरू करती हूँ। और पहला फैक्ट है हम सब के शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल। क्या आप जानते हैं कि भारत में 80% भारतीयों को 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल की जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ी हुई है। 72% भारतीयों में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कमी है। अब कोलेस्ट्रॉल का मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी। अगर मैं आपसे कहूं कि 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा है, 72% लोगों में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कमी है, तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब हर एक भारतीय हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के खतरे से जूझ रहा है। राइट। अब इस खतरे से निपटने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेते हैं। वहीं पर अगर मैं विकसित देशों की बात करूं तो जापान जैसे बड़े देश ने, जिससे खुद गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ निकाला था, उसने फिर से और गहरी रिसर्च करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल तत्व है जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। राइट। सिर्फ जापान नहीं और भी देशों का ऐसा मानना है। इसके अलावा देखिए हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल्ड रहे, मैनेज्ड रहे, हर उस व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि बड़े बड़े देशों का, बड़ी बड़ी रिसर्चेस का, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स का, बहुत सारे डॉक्टर्स का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। भारत के जाने माने डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जिनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से ना सिर्फ बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल में भी वृद्धि होती है। कोलेस्ट्रॉल के लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ऐसा मानना है भारत के जाने माने डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। तो आप समझते हैं कि अगर हमें अपने हृदय को सेफ गार्ड करना है, अगर हमें अपने हृदय को सुरक्षित रखना है, उसे बीमारियों से बचाना है, तो डेफिनेटली गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना चाहिए। सिंपल भाषा में कह के दिखाऊं? सिंपल भाषा में ये कहेंगे, हर वो व्यक्ति जिसके सीने में दिल धड़क रहा है उसे गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, ताकि वो हृदय हमेशा निरोग धड़कता रहे। और ये साइंस का मानना है, विकसित देशों का मानना है, डॉक्टर्स का मानना है, बहुत सारे लोगों का भी मानना है जो हमसे हमारे साथ इस बात के लिए बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स साझा ऑलरेडी कर चुके हैं। बढ़ती हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। अभी तो हमने क्या समझा कि अगर स्वास्थ्य हृदय चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल अगर बिगड़ता है तो उसका सीधा असर हमारे हृदय पर पड़ता है, और हृदय में अगर गड़बड़ होगी तो उसका सीधा असर उसके ऊपर, उसका सबसे पहले क्या चेकिंग की जाएगी? कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। दोनों का डायरेक्ट नाता है। तो अगर हृदय को सेफ गार्ड करना है, हृदय को सुरक्षित करना है, डेफिनेटली हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करना होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। दूसरे फैक्ट के मुताबिक हम हर एक भारतीय ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहा है। हम सब ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं ऑक्सीजन का प्रयोग। क्या कोई ऐसा है इस चर्चा में? हैंड रेज करके बताइएगा, पहले सुन लीजिए। क्या कोई ऐसा है इस चर्चा में जो कहे कि बस मैडम आज की रात तक हम ऑक्सीजन लेंगे, कल से जरूरत नहीं है, हम बस जितनी ले ली ऑक्सीजन इससे काम चल जाएगा? अगर कोई ऐसा है तो हैंड रेज कीजिए। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। हम सबको ऑक्सीजन चाहिए, जीवन से लेकर मृत्यु तक, अंत तक, हर पल हर क्षण। मैं बात कर रही हूँ, मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम सो रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं।
ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती ही जाती है। ऑक्सीजन है तो सांस है तो जिंदगी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही ऑक्सीजन हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने का कारक हो सकती है, शायद आप मेरी बात से राब्ता नहीं करेंगे, मेरी बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, राइट? चलिए आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। एक टमाटर को खुले वातावरण में रख दीजिए। आपने टमाटर को खुले वातावरण में रख दिया, बस उसे सही तापमान मत दीजिए। जैसा एक टमाटर को जनरली हम फ्रिज में रख देते हैं, ठंडे तापमान में रखते हैं, तो उसे खुले वातावरण में यूं ही रख दीजिए। 2-4-5 दिन बाद आपको उसके ऊपर दाग धब्बे नजर आने लगेंगे, खराब होने लगेगा, तब भी नहीं हिलाना है, वही पड़ा रहने दीजिए। और 2-4 दिन बीतने पर वो पूर्ण रूप से गल जाएगा, खराब हो जाएगा, इस्तेमाल करने के योग्य नहीं रहेगा। होता है ऐसा, सिर्फ टमाटर नहीं, बहुत सारे खाद्य पदार्थों के साथ होता है ऐसा। कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? क्यों पड़ी पड़ी सब्जी खराब हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से। ये जो वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद होती है ना, ये टमाटर के साथ रिएक्ट करती है और उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब जब खुले वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन टमाटर से रिएक्ट कर सकती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाने वाली ऑक्सीजन क्या रिएक्ट नहीं करेगी? क्या ऑक्सीडेशन नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। बड़ी चिंता की बात है ये, तो बड़ी टेंशन हो गई है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करने के लिए भी ऑक्सीजन का काम होता है, ऑक्सीजन की प्रोसेसिंग होती है। अब जब ऊर्जा का निर्माण होता है इस ऑक्सीजन के साथ, तब उस समय एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, एक ऐसी चीज निकलती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। कई बार फैक्ट्रीज में आप देखते हैं ना कि मेन प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, लेकिन उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, एक फ्री का प्रोडक्ट बन जाता है। उसी तरीके से ऊर्जा के निर्माण के समय ऊर्जा तो निर्मित होती ही होती है, एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के सेल्स, मूलभूत इकाई होती है सेल्स की, छोटे छोटे करोड़ों अरबों सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, और ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि एक बहुत बड़ी इमारत है, उसकी मूलभूत इकाई क्या है? ईंट का पत्थर। ये ईंट का पत्थर, अगर मैं आपसे कहूं कि इस इमारत की ईंट के पत्थर में कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि वो खोखली होने लगी है, आपको पता है ना उस इमारत का भविष्य क्या होगा, राइट? उसी तरीके से हमारी बॉडी की मूलभूत इकाई सेल्स को बिल्कुल डैमेज, बिल्कुल खराब कर देते हैं ये फ्री रेडिकल्स। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। अब एक बात यहां पर समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगातार सांस ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस, दिन भर, रात भर, उठते बैठते जागते सोते, हर पल हर क्षण हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट? इट मीन्स हर पल हर क्षण हमारे अंदर ऊर्जा भी बन रही है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा के निर्माण के समय हर पल हर क्षण हमारे अंदर फ्री रेडिकल भी पैदा हो रहे हैं, और ये फ्री रेडिकल्स उतनी ही तेजी के साथ हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कितनी गंभीर समस्या है, कितनी गंभीर समस्या है। जस्ट अ मोमेंट। फिलिप डिसूजा जी, प्लीज आप स्क्रीन के साथ कोई भी छेड़खानी मत कीजिए, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि ये कितनी बड़ी समस्या है कि लगातार हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है, और ये जो फ्री रेडिकल डैमेज है जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ये हमारे शरीर में बिल्कुल ऊपरी परत, त्वचा से लेकर अंदरूनी अंग, हर एक अंग, हर एक सेल पर बुरा असर करती है।
क्योंकि इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करने की सलाह देते हैं। अगर मैं भारत में सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की बात करूं तो गामा ओरिजिनॉल भारत का सबसे उत्तम, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। राइट तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज ना हो, आपका शरीर इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा रहे, तो आपको गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना होगा। इसे भी दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, बहुत आसान। हर वो व्यक्ति जो सांस ले रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, हर उस व्यक्ति के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन बेहद जरूरी है। बढ़ती हूं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है सूजन। अब सूजन दो प्रकार की होती है, एक अंदरूनी सूजन और एक बाहरी सूजन। बाहरी सूजन का मतलब कहीं पर ठोकर लग गई, चोट लग गई, घुटने पर, टखने पर, पांव पर, बाजू पर, कोहनी पर, कहीं पर भी वहां पर चोट लगने की वजह से स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, और वो सूजन धीरे धीरे 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ते में धीरे धीरे उतर गई, ठीक हो गई। देखा जाए तो सूजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे शरीर के लिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। लेकिन एक सूजन और होती है जो शरीर के अंदर होती है, जो हमें आंखों से नजर नहीं आती, जो कहीं गिरने की वजह से या ठोकर लगने की वजह से नहीं होती है। अब जो सूजन आंखों से नजर नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो रही है? डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपको फैटी लीवर हो गया है, यानी कि आपका लीवर जितने साइज का होना चाहिए था मोटा हो गया है, उससे फैटी हो गया है। राइट डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपका हार्ट जो है वो इन्फ्लेट कर गया है, फैल गया है, आपके किडनी पर सूजन आने लगी है। ये क्या हुआ? हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों पर सूजन आने का प्रोसेस हुआ। अब जब शरीर के अंदरूनी अंगों में सूजन आएगा तो ये तो खतरनाक होगा जी, क्योंकि पता नहीं कहां से आया है। ठोकर लगी तो स्वेलिंग आई, समझ में आया ना कि ठोकर लगी इसलिए स्वेलिंग आ गई, लेकिन अंदरूनी सूजन कहां से आती है? हो सकता है डेफिनेटली आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम ये अंदरूनी सूजन कहां से आ गई। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी जगहें हैं जहां से ये सूजन पैदा हो सकती है। सबसे पहली बात, हम दिन में कितनी बार भोजन कर रहे हैं? 2 बार, 3 बार। उस भोजन के द्वारा कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव, विनोद जी वी विल टेक यू लेटर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। उस भोजन के द्वारा बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स हमारी बॉडी में शामिल हो जाते हैं। राइट आप कितनी भी एहतियात बरत लीजिए, कुछ ना कुछ जर्म्स, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज बॉडी में